नमस्कार, मैं हूं शेखर, आपका होस्ट और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। एक बहुत बड़ी खबर जो पाकिस्तान से आ रही है, वहां जाफरा एक्सप्रेस जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, उसे बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने हाईजैक कर लिया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में 400 लोग मौजूद हैं, लेकिन बीएलए का दावा है कि 450 लोग उसमें मौजूद हैं। तो पहला सवाल अभिषेक जी से ये पूछना चाहूंगा कि ऐसी नौबत क्या आन पड़ी कि आज पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो बीएलए ने हाईजैक कर ली। देखिए शेखर, इसके लिए हमें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाना होगा। जो बिल्कुल। बलूचिस्तान है वो जी। काफी लंबे समय से खुद को पाकिस्तान से आजाद कराने का एक संघर्ष कर रहा है। और हम्म। इसी संघर्ष के तहत ये जो बलूचिस्तान आर्मी है, इसका गठन भी किया गया है। हालांकि जो पाकिस्तानी सरकार है वो इसको एक आतंकी संगठन का दर्जा देती है। और अ, अभी अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो बलूचिस्तान का ये जो संघर्ष है खुद को पाकिस्तान से मुक्त कराने का, ये काफी तेज हुआ है। इसने काफी तेजी पकड़ी है और आज उसी तेजी के चलते जो बीएलए है उन्होंने इस ट्रेन को, जो जफर एक्सप्रेस है, उसको हाईजैक कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन के अंदर कई सैन्य अधिकारी हैं और आईएसआई के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना संवेदनशील ये मामला हो गया है। और जो बीएलए है उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक दुखती रग को जो है पकड़ा है। और अब देखना यही है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान आर्मी है या पाकिस्तान जी। सरकार है वो बिल्कुल। इस परिस्थिति से बाहर आती है। क्योंकि अब तक की अगर आप बात करेंगे तो जो इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उन आतंकियों का साथ दिया है जो भारत के खिलाफ इस तरीके का हाईजैकिंग करते रहे हैं। और आज पहली बार मैं ये कहूंगा इस तरीके से एक ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आया है, वो कहावत हमें पाकिस्तान में होती दिख रही है। और जी अब जी देखना बिल्कुल। ये भी है, क्योंकि अभी की जो घटना हुई है और उसमें ये भी एक बात सामने आ रही है कि शायद 6 पाकिस्तानी जो सेना के जवान हैं या जो अधिकारी जो भी उस ट्रेन में सवार थे, 6 की बिल्कुल। हत्या कर दी गई है बलोच आर्मी द्वारा। हम्म। और हम्म। उनकी क्या डिमांड है, किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी इस पूरी घटनाक्रम में क्या कदम उठाती है, वो सारी अभी देखने वाली बात होगी। ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मामला है। तो और सबसे बड़ी बात ये भी देखनी है कि जो पाकिस्तान बलूचिस्तान आर्मी की जो डिमांड है, खुद को जी। बलूचिस्तान को जो है मुक्त करवाना, वो अभी इसमें क्या-क्या डिमांड आगे बढ़ाते हैं और किस तरीके से इस चीज को हैंडल किया जाता है। क्योंकि अब से पहले अगर हम देखेंगे, ट्रेन हाईजैकिंग जो है फिल्मों में तो आपको दिखी है। कई ऐसी हॉलीवुड की मूवीज भी बनी है जिसमें ट्रेन बिल्कुल हाईजैकिंग बिल्कुल, मैं दिखाई है। यही आना चाहूंगा, मैं ललित जी के पास आना चाहूंगा। ललित जी, ऐसा जो वाक्या, ऐसा जो आज घटना देखने को मिली, ऐसा तो सिर्फ मूवी में ही होता था कि पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर लेते थे। क्योंकि बस का सुना है, प्लेन का तो बहुत से हुआ है। भारत तो इसका काफी ज्यादा पीड़ित भी रहा है। लेकिन इस तरह की जो क्या सोच रही होगी, क्योंकि ट्रेन हाईजैक में खुद बलूच विद्रोहियों को भी ये लगा होगा कि ये जो है ज्यादा खतरे का सबब है, इसमें ज्यादा खतरा हो सकता है। फिर भी उन्होंने ये कठिन फैसला लिया और पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली। क्या चल रहा होगा उन विद्रोहियों के माइंड में उस समय जब वो इस तरह का प्लान कर रहे होंगे। देखिए शेखर, सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरी घटना को आप ऐसे समझिए कि जाफर जी। एक्सप्रेस जो कि क्वेटा से हम्म। पेशावर के लिए निकली सुबह को बिल्कुल। 9 बजे, 1630 हम्म। किलोमीटर की दूरी पड़ती है क्वेटा से लेके हम्म। पेशावर की। जी। तो सुबह सुबह 9 बजे ट्रेन चली और 34 घंटे में ये अपने डेस्टिनेशन को पूरा करके पेशावर पहुंच जाती। लेकिन ठीक ये है है। कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, उससे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सुनियोजित एक प्लानिंग थी बीएलए की। और बीएलए के हम्म। बारे में कहा भी जाता है कि वो अपने लिए फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम्म। पाकिस्तान की सरकार उसको आतंकी संगठन मानती है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम अपनी आज़ादी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब हम्म। वो अपने फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। इस पूरी हम्म। घटना को अब देखिए ट्रेन हाईजैक की, कि पहले क्या हुआ है कि हम्म। सुरंग नंबर 8, जो टनल नंबर हम्म। 8 है, बिल्कुल। टनल नंबर 8 में ये ट्रेन जो है एंटर करने वाली थी, उसके पहले ट्रैक को विस्फोट से उड़ा दिया गया। ट्रेन रुकी और ट्रेन के रुकने के बाद क्या हुआ है कि बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से फायरिंग वो ट्रेन के ड्राइवर पे हुई और उसमें वो जख्मी हुआ। और इस जख्मी हुए। तरीके से बिल्कुल। पूरी ट्रेन को बंधक बना लिया गया।
इसमें एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि उसमें बेसिकली क्या है कि बहुत सारे मतलब आईएसआई के अधिकारी, कर्मचारी, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और उन लोगों का जो ताल्लुक है वो पंजाब प्रोविंस से है। मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से उनका ताल्लुक है। और पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे, इवन सिंध को भी देखिए, बलूचिस्तान को भी देखिए, तो सिंध और बलूचिस्तान दोनों में ये भावना प्रबल है कि हम कहने को पाकिस्तान के हिस्सा हैं, असल तौर पे पूरी तरीके से पंजाब का ही डोमिनेशन है। पंजाबी जो पाकिस्तान का पंजाबी जो हिस्सा लाहौर जो है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के इकोनॉमिक सर्कल से लेकर के सब में उनका कब्जा है, और हम लोग सिर्फ कहने के लिए पाकिस्तान के हिस्सा हैं। अब बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री को भी देखिए आप, कि हिस्ट्री बहुत पहले की है। मतलब आप अगर थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी तरफ जाइए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और बेबीलोन की जो सभ्यता है उसको कनेक्ट करती थी, लैंड रूट मिलता था ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए, जो बलूचिस्तान के से होकर के गुजरता था। दूसरी चीज कि बलूचिस्तान ही वो जगह है जहां से अलेक्जेंडर द ग्रेट भी आया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट भी जो है वो बलूचिस्तान के रास्ते इंडिया आया, और फिर इंडिया से जब वापस जा रहा था तो बलूचिस्तान के रास्ते ही वो ग्रीस जाना चाहता था, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा हार्डशिप्स उसको फेस करने पड़े थे। तो बलूचिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो कुल मिला के बहुत हार्श है, और वो लोग जो है बलूचिस्तान में रहने वाले लोग, जो बलोची जो ट्राइब है, जो मेन ट्राइब है, वो क्या है कि अपने आप को, चूंकि वहां के वो लोकल हैं, और वो ये कहते हैं कि जो हमारा जो कल्चर है वो पाकिस्तान के कल्चर से क्लोज एकदम नहीं है। हम तो बहुत हद तक जो है ईरान का जो सिस्तान प्रोविंस है, ईरान का बिल्कुल, जो वो सिंध और पंजाबी से खुद को अलग मानते हैं, वो एकदम मानते हैं। वो ये कहते हैं कि कल्चर के तौर पर हमारा कोई नाता ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। हाँ, और सब उससे भी बड़ी चीज है कि उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बलूचिस्तान एक ऐसा प्रोविंस है पूरे आपका पाकिस्तान में कि जहाँ पे रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब ऑयल, गैस, टिन, गोल्ड, ये सब जो है भरपूर मात्रा में वहां पे उपलब्ध है। बावजूद बलूचिस्तान जो है वो लाहौर की तरह या पंजाब प्रोविंस की तरह विकसित नहीं हो सका, और इसका दर्द जो है वो बलूचिस्तान के लोगों को आज भी है। वो ये बार बार कहते हैं कि अल्टीमेटली आप हमारे रिसोर्स का आप उपभोग करते हो, उपयोग करते हो, लेकिन ये कि हमको हमारे हाल पर छोड़ दिया। तो निश्चित तौर पर परियोजनाएं वहां तक नहीं पहुंच रही है। ये पीड़ा मतलब सदियों पुरानी है, दशकों की बात नहीं है, सदियों पुरानी है। और वो पीड़ा आप जानते ही हैं कि जब कभी भी कोई भी ग्रुप बहुत लंबे समय तक सप्रेस रहता है तो उसे आजादी के लिए वो अपने हक हुकूक की बात करता है, और वो चाहता है कि उसका अपना उचित सम्मान, उचित दर्जा मिले। तो जो आज की घटना हुई है वो उसी का कंटिन्यूएशन एक है। बलोची लोग बहुत पहले से, आज से लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो बहुत पहले से, वो आपको बुख्ती साहब एक थे, वो लड़ाई लड़ते थे और बाद में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में वो मारे गए थे। और बुख्ती को यह कहा जाता था जो है कि जैसे आप अगर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की अगर बात करिए तो जिस तरह से महात्मा गांधी की एक भूमिका भारत के फ्रीडम मूवमेंट में थी, वैसे ही बुख्ती साहब का भी था। और बुख्ती साहब को जब पाकिस्तानी आर्मी ने मारा, एयर स्ट्राइक में मारा, तो उसके बाद ये चीज हो गई कि भाई वो तो व्यक्ति क्या है कि वो सशस्त्र संघर्ष में भरोसा नहीं करते थे। वो कहते थे कि शांतिपूर्वक जिस तरीके से इंडिया ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जीती, आजादी मिली, वैसे हमको आजादी हासिल करनी है। तो कहने करते कि ये डे टू डे छोटे छोटे घटनाएं वहां पे होती रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है और निश्चित तौर पे शहबाज शरीफ सरकार के सामने बहुत बड़ी मुश्किल है। अब ये देखना है कि वह कैसे उसको टैकल करते हैं। अभिषेक जी, जो बोए बीज बबूल का वो आम कहाँ से पाए, आपने कहावत तो सुनी होगी। कभी भारत को परेशान करते थे कुछ आतंकी संगठन जैसे कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा। भारत कहते रह जाता था, लेकिन वो सबूत भी देते थे कि आपके वहां से आतंक को समर्थन दिया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है। लेकिन अब वहां के खुद इंटरनली प्रॉब्लम से पाकिस्तान पूरी तरह से जूझ रहा है। तो ये जो कहावत है कहीं ना कहीं चरितार्थ तो होते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल शेखर, ये कहावत साफ साफ यहाँ सच्चाई में बदलती हुई देखी जा रही है, और इसकी कई वजह हैं। बलूचिस्तान जैसा वो ये दावा करता है कि उसका पाकिस्तान की सभ्यता से या फिर संस्कृति से सीधी तौर पे कोई संबंध नहीं है, और साथ ही साथ उनकी भाषा में भी, बोली में भी अंतर है, उनके रहन सहन में भी अंतर है। और उनका कहना है कि बलूचिस्तान पर जो है पाकिस्तान ने अवैध कब्जा करते हुए उसको अपना हिस्सा बना लिया गया है। और सबसे बड़ी मुख्य वजह इसमें यह है, चाहे हम सिंध की बात करें चाहे बलूचिस्तान की बात करें, कि जो पंजाब का एरिया है, जैसा ललित ने भी बताया कि चाहे
पाकिस्तान की आर्मी हो, आईएसआई हो, या फिर सरकार का ही आप देख लीजिए, जो पंजाबी लॉबी है वहाँ पे, बिल्कुल वो बहुत बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वही डोमिनेटिंग रहती हैं। और इसका जो दर्द है वो अन्य हिस्सों को हमेशा से फ़ील होता रहा है। और बलूचिस्तान की बात करें तो जो पाकिस्तान की आर्मी है, वो बलूचिस्तान के लोगों पर इस तरीके से अत्याचार करती रही है, जिसकी कई बार इंटरनेशनल लेवल पे आवाज़ भी उठाई गई है, ह्यूमन राइट्स में भी आवाज़ उठाई गई है। वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी द्वारा कई बार नरसंहार भी किए गए हैं। और ये ऐसी कई घटनाएँ जो हैं एकत्रित होने के बाद, ये जो आज की घटना है, आप देख सकते हैं कि इसकी प्लानिंग भी आप अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में ही ये प्लान कर लिया होगा पूरा। आप इसमें अभी जो चल रही है, पाकिस्तानी एजेंसीज़ जब इसके बारे में मीडिया को बताएँगी या धीरे-धीरे, क्योंकि अभी की हाल ही की ये घटना है, तो आप इसमें देखेंगे कि जो इसकी पूरी साजिश जो रची गई, वो बहुत लंबी समय से जो है रेकी की गई होगी। आप सोचिए कि छुट्टी का समय है और इसका पूरा एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की गई होगी। उनको ये भी पता होगा कि इसमें बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए लोग हैं या आईएसआई से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो जा रहे हैं। और अभी जो खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि इसमें जैसे 500 पैसेंजर्स थे, जिसमें जो सिविलियंस लोग थे उनको जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी। बलूच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने जो है उन जो आम लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको, बच्चों को और जो महिलाएं हैं, उनको सबको रिहा कर दिया है। करीब 100 से ज्यादा जो लोग पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई से जुड़े हुए हैं, उनको बंधक बना के रखा हुआ है। और उसको बंधक बनाने का सीधा-सीधा मकसद यही है कि सरकार से नेगोशिएट किया जा सके। इस बीच ये भी जानकारी आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो है ट्रेन की पटरियाँ, जो ट्रेन लाइन है, उसको भी नुकसान पहुँचाया है, ताकि कोई आसानी से उन तक ना उन पहुँच तक सके। ना पहुंच पाए, तो बिल्कुल। इस वजह से जो है पाकिस्तानी आर्मी जो है ड्रोन का भी सहारा ले रही है। और यहाँ पर आप अभी कुछ दिनों की पहले की अगर आप घटना पे नज़र डालेंगे, तो अब ये अफ़गानिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान का कहीं न कहीं संघर्ष हुआ था। तालिबानी जो सरकार है, जिसको आप ये सोचिए कि पूरे दुनिया भर में एक कहीं न कहीं उनकी तुलना आतंकियों के साथ की जाती है। उस तालिबानी सरकार का संघर्ष जो है पाकिस्तानी आर्मी के साथ हुआ। और उन्होंने ये हम्म। आरोप लगाया कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की इमेज भारत के साथ तो उसका पुराना कहीं न कहीं जो है एक बुरा रिश्ता रहा है। पाकिस्तान हमेशा इन्फिल्ट्रेट करता रहा है, आतंकियों का सहारा लेते हुए भारत के अंदर अशांति फैलाने का काम करता रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि अफ़गानिस्तान और ख़ास तौर पे तालिबान, जो एक समय में आईएसआई से जुड़ा हुआ था, पाकिस्तानी जुड़ा आर्मी था। से जुड़ा हुआ था, हाँ। अब उनके बीच में संघर्ष हो रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूसेंस है, वो वर्ल्ड वाइड बढ़ ही रहा है और उसकी इमेज दिन-ब-दिन बुरी होती जा रही है। और अब जिस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे को तैसा वाली भी एक कहावत जो है चरितार्थ होती नज़र आ रही है आज की इस घटना में। और आपने जो कहा था कि बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से पाएँ, तो वो भी एक बिल्कुल सत्य होती हुई कहावत हमें दिख रही है। क्योंकि जो कर्म पाकिस्तान ने करे हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो कर्मा है वो विशेष सर्कल की तरह है कि जो आप आज काम कर रहे हैं, वो घूम फिर कर लौट कर आप ही के पास आना है। तो वही जो है काम, अब जैसे पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी सरकार जिस तरीके से बुरे कामों को अंजाम देती आई है, तो आज वो बुरा फँस चुके हैं। अब देखना यही है, क्योंकि हालाँकि आप यहाँ देखेंगे जो बीएलए है, उसकी संख्या में और पाकिस्तानी आर्मी की संख्या में काफ़ी फ़र्क होगा। लेकिन एक सीधी टक्कर उन्होंने दी है। और उसमें साफ तौर पे संवेदनशील इसलिए भी है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के सैन्यकर्मी और अधिकारी उस ट्रेन में सवार है। अब पाकिस्तानी सरकार को और सेना को अपने इन नुमाइंदों की कितनी जान की कितनी फ़िक्र है, वो अब नेगोशिएशन से ही पता चलेगा। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इसमें ये चाहेगी कि नेगोशिएट ना करना पड़े, और वो चाहेगी कि जो बीएलए के जो सैनिक हैं, उनको मार गिराया जा सके इस तरीके से, या फिर वो किसी और लेवल पे जाके क्या पता वो भी उल्टा टिट फॉर टैट करने की कोशिश करें। क्योंकि इसमें पाकिस्तानी आर्मी का इतिहास आप जाएँगे तो वो भी एक टेररिस्ट की तरह ही कहीं न कहीं एक्ट करते हैं। चाहे वो सीधे अपनी वर्दी के तौर पर हो या फिर आतंकियों के कंधे का सहारा लेते हों।
तो ये और इस पर आप ये देखेंगे कि दुनिया भर की नजर है, इवन ईरान के सामने भी आप देखेंगे, ईरान भी जो है पाकिस्तान को हे दृष्टि से ही देखता है। तो पाकिस्तान इस समय सबसे बड़ी बात है कि ऐसे एक चिंताजनक समय पर पाकिस्तान का साथ देने वाला भी आपको कोई सामने नजर नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कर्मा वापस लौट के आता है ललित जी। जैसा कि अभी अभिषेक ने बताया कि एक उन्होंने 100 लोगों को छोड़ दिया है, तो वो एक तरह से मानवता का ही परिचालक बोलेंगे कि उन्होंने बिना कोई मांग रखे, बिना कोई डिमांड रखे 100 लोगों को छोड़ दिया जो आम सिविलियन है। लेकिन उन्होंने अभी भी बंधक बना के रखा है जो आईएसआई के हैं और आपके एफटीए के, एटीएस के हैं, और जो सैन्य कर्मी है, जो पुलिस कर्मी है, उनको तो बंधक बना के रखा है। तो जैसे कि आपका पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, अमेरिका हो गया, संयुक्त राष्ट्र हो गया, यूरोपियन संघ हो गए, वो तो बीएलए को आतंकी संगठन मानती है। लेकिन आतंकी संगठन का काम तो ऐसा तो नहीं होता है कि बिना निगोशिएशन के वो लोगों को छोड़ दे, क्योंकि भारत तो इसका पीड़ित दशकों से रहा है, पिछले कई दशकों से बिना निगोशिएशन के। वो तो उल्टा सरकार को धमकाते थे जब भारत के साथ का प्लेन हाईजैक कर लिया गया था और कई लोगों की उन्होंने जान भी ले ली थी। तो ऐसे में तो ये साफ तौर पे लग रहा है कि बीएलए का जो संघर्ष है वो आम सिविलियन के साथ नहीं, सीधे तौर पे सरकार और वहां की सैन्य प्रशासन के साथ है। तो क्या वो एक आतंकी संगठन के तौर पर काम कर रहा है? आपको लगता है इस तरह का बीएलए के लिए? शेखर, देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना कि बीएलए को आप ऐसे समझिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब किसी भी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो कोई भी सरकार, गवर्नमेंट जो होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को वो एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी नेशनल एलिमेंट के तौर पे ही पेश करती है। अब सवाल है कि पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ अगर बलूचिस्तान के कुछ लोग या कोई संगठन अगर विद्रोह करता है, आवाज उठाता है, लड़ाई लड़ता है, तो पाकिस्तान सरकार जो है या कोई भी सरकार किसी भी इस तरह के संगठन को वो आतंकी संगठन ही मानेगी। तो निश्चित तौर पे, लेकिन ये कि यहाँ पे थोड़ा बुनियादी फर्क है कि बलूचिस्तान के पूरे मूवमेंट में अगर आप देखिए, जो मूवमेंट का नाम वो देते हैं, जो लड़ाई लेकिन लड़ते हैं, उन्होंने कभी भी हम बीएलए की तुलना जैश और लश्कर से तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए कि वो कभी भी निर्दोषों का खून नहीं बहाए, उनकी सीधी लड़ाई पाकिस्तानी फोर्स के साथ ही रही है और वो कहते भी रहे हैं। आज की घटना को अगर देखिए कि अगर 9.5 बोगी की वो ट्रेन है जिसमें करीब हाँ, 500 के करीब लोग उसमें सवार थे, 182 के आसपास अभी जो संख्या है कि वो उसमें पड़ी हुई है, और शेष को वो रिलीज कर चुके हैं, छोड़ दिया, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी और हैं। जिनका कोई ताल्लुकात आईएसआई या सेना से नहीं है, सबको छोड़ दिया। बिल्कुल। तो इसके जरिए उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि देखिए जी, हम कोई आतंकी संगठन नहीं है, हमारा केवल मकसद यह है कि पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार जो हमारी बात को नहीं सुनती है, समझती है, उसको सुनने के लिए हमको टेबल पे बात करने के लिए नहीं बुलाती, हमको आतंकी ट्रीट करती है। तो हमारा एक संदेश देने की ये कोशिश है कि हम कोई आतंकी संगठन नहीं है, हमारी एक जायज मांग है, उस जायज मांग को पाकिस्तान की सरकार और दुनिया भी उसको देखे, सुने, समझे। लेकिन शेखर, यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि पूरी बलूचिस्तान की अगर हिस्ट्री भी देखें तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि 1876 में जब ब्रिटिश इंडिया का पूरा ये हिस्सा हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, मतलब आज का पाकिस्तान जिसमें बलूचिस्तान भी है, तो उस समय कहते हैं कि 1876 में उसमें 4 बड़े रियासतें होती थी बलूचिस्तान में, जिसमें आपका कलात, लास बेला और उसके बाद मकरान। तो इसमें से कलात सबसे बड़ी रियासत थी, तो कलात के साथ इन्होंने, अंग्रेजों ने एक समझौता किया और उस समझौते के तहत उसको एक भूटान और सिक्किम जैसा स्टेटस दे दिया। ठीक है। और स्थिति ये हुई कि जब देश को आजादी मिली, मतलब भारत को आजादी मिली और बंटवारा भी हुआ, तो आपको आश्चर्य होगा कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर डिक्लेयर किया गया। उसकी इंडिपेंडेंस ब्रिटिश के जब जब बंटवारा किया था तो ब्रिटिश ने इस तरह से रखा था कि वो ऑटोनॉमी रहेगा। हाँ, ऑटोनॉमी रहेगा, उन्हें उसको अलग से इंडिपेंडेंट नेशन भी दिया और 227 दिन तक वह एक आजाद मुल्क के तौर पर बलूचिस्तान दुनिया के नक्शे पे मौजूद भी रहा। और इवन आपको मोहम्मद अली जिन्ना जब कायदे आजम हुए पाकिस्तान के, तो उसके बाद उनकी भी एक अंडरस्टैंडिंग यही थी कि बलूचिस्तान जो है वो अलग एक हिस्सा रहेगा, लेकिन इन प्रैक्टिकल सेंस 227 दिन के बाद वो आजादी छिन गई। तो आप सोचिए जो है कि जब भारत का बंटवारा होता है और उसके बाद 3 देश बनते हैं, जिसमें बलूचिस्तान भी एक अलग देश बनता है, पाकिस्तान है और भारत।
तो बलूचिस्तान की आजादी 227 दिन के बाद छीन ली गई और उसके लिए पूरी तौर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल थी। तो स्वाभाविक है कि मन के अंदर जो बलूची लोग जो थे उनके मन के अंदर ये जो गुस्से की एक भावना है वो 10 साल 15 साल की नहीं है, बल्कि वो 100 साल पहले की है। बहुत और पुरानी टीस है। बहुत बहुत पुरानी टीस है। सबसे बड़ी चीज है कि और अब पाकिस्तान को आप देखेंगे कि पाकिस्तान को ये बार बार एहसास भी होता रहा कि हमारे हिस्से कुछ आया खास नहीं है, और इसलिए वो भारत को अपना एनिमी नंबर 1 मानना शुरू किया। और वो धीरे धीरे कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स को तैयार करता था, उसको अपने सॉइल पे उनको ट्रेन भी करता था, वो अफगानिस्तान की मदद लेने से भी नहीं चूकता था। लेकिन स्थिति ये थी कि भारत जब बहुत ही एक्टिव तरीके से टेररिज्म पर लगाम लगाने में कामयाब हुआ तो पाकिस्तान को ये बात समझ में आने लगी कि अब स्थिति हमारे भी हाथ से निकल रही है। लेकिन बात वही होती है कि जब आप बबूल का पेड़ बोते हैं तो आम का एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते। जब आतंकी फ्रिंज एलिमेंट्स को आप सपोर्ट करोगे, उनके ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाओगे, तो वो क्यों नहीं आपके ऊपर हमला करेंगे, इस बात को कह पाना जो है उसे आप डिनाई भी नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के सामने तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आपने बिल्कुल। नाम सुना होगा टीटीपी का। टीटीपी को पाकिस्तान हाँ। तालिबान भी बोला जाता था। और ये टीटीपी है क्या? बेसिकली ये आर्म्ड जो जितने भी इस्लामिस्ट जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनका एक संगठन है। अब स्थिति ये हो रही है कि अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान को लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, और वही अफगानिस्तान वही तालिबान है जिसको पाकिस्तान एक्टिवली मदद लेकर के J&K में टेररिज्म की एक्टिविटीज को काफी स्प्रेड करता था, बढ़ाता था। लेकिन ठीक है। बदलते समय के साथ स्थिति परिस्थिति बदली। अब क्या है कि वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तानी हुकूमत का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान के सामने इस समय चुनौती तो बहुत ही ज्यादा है। और बलूची लोग बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे डेडिकेशन के साथ वो ये मान के चलते हैं कि भाई हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है, हमको एक स्वतंत्र देश का एक हिसाब किताब होना चाहिए, हमें वो स्टेटस मिलना चाहिए। तीसरी चीज और है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें ग्वादर पोर्ट का जो है काफी डेवलपमेंट हुआ है। और ग्वादर कहाँ पे है? आपका बलूचिस्तान में है। और बलूची लोगों को ये बार बार लगता है कि पाकिस्तान आज तक तो एक्सप्लॉइटेशन हमारा करता ही करता था, पाकिस्तान एक और एक्सप्लॉइटर जो चीन के रूप में उसको ला करके बैठा दिया। और बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं मतलब बलूचिस्तान में जहां पे चीनी आर्मी के लोग, आपको याद होगा कि चीनी पाक इकोनॉमिक जो कॉरिडोर बन रहा है उसके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी वो चाइनीज आर्मी ही उठा रही है, वहां पे तैनात है। तो इस तरह की कोई घटना होती है तो चाइनीज जो आर्मी है वो भी जो निशाना बना देते हैं। तो पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों को एक कसक इस बात का भी है कि एक तरफ आप ये कहते हो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रोविंस है और दूसरी तरफ एक विदेशी फोर्स आकर के हमारे लोगों को मार देती है। तो कहने का अर्थ है कि ये गुस्सा बहुत ही डीप रूट है, डीप रूटेड एक गुस्सा है, और जो समय समय पे निकलता रहा है। ये जो घटना है एक बहुत बड़ी घटना के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए कि बलूचिस्तान का जो पूरा क्लाइमेट भी है बहुत ही हार्श है, और इवन जो सिंध या पंजाब का हिस्सा है पाकिस्तान का, वहां के लोग भी बहुत ही आसानी से बहुत ही एक होता है ना कि कन्विंसिंग तरीके से वहां। कहने का अर्थ है कि आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से आगे की स्थिति बनती है। ये हमें एक बार आगे क्या क्या सिचुएशन बनता है उसको देखना होगा। हाँ, जैसे कि ललित जी ने बताया कि काफी पहले से ही ये एक जो टीस थी बलूचों के मन में, वो एक कोई नई नहीं है, 100-150 साल पुरानी है। लेकिन खासकर जो उनके बीच विद्रोह देखी गई वो 1970 से देखी गई, जब जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता में थे। तो उस समय उन्होंने हथियार उठाए। लेकिन जब सैन्य जो तानाशाह है जियाउल हक, वो जब सत्ता में आए तो उन्होंने बातचीत करी और बलूच विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। उसके बाद वो काफी समय तक शांत रहे। लेकिन जब नवाज शरीफ, कारगिल युद्ध के समय जब नवाज शरीफ का तख्ता पलट हुआ और जनरल परवेज मुशर्रफ दोबारा से सत्ता में आए तो बलूचों के एक नेता की हत्या करा दी, जिसके बाद से दोबारा से उन्होंने हथियार उठाए। लेकिन यहां पर को सवाल यह है, अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगा, कि भारत जैसे कि जो भी वहां पर को घटनाएं होती है, जो भी वहां पर को दिक्कत होती है, उसके लिए हमेशा पाकिस्तान भारत को जिम्मेदार ठहराता है। वो ये आरोप लगाते रहता है कि बलूचिस्तान जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसको भारत आर्थिक तौर पर सहायता मुहैया कराता है।
क्या इसमें कितनी सच्चाई है पाकिस्तान? हालांकि भारत हमेशा इनकार करते रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ये आरोप लगाता है कि जो भी वहां पर को विस्फोट होती है, जो भी वहां आर्मी पर अटैक्स होती हैं, और कहीं ना कहीं आज भी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये आरोप लगा दे कि भारत का हाथ था। तो इसको आप किस तौर से देखते हैं कि क्या भारत का इन्वॉल्वमेंट है, या ये खाली एक पाकिस्तान की एक चाल है, या उसका एक जस्ट आरोप ही है कि किस पे बॉम्ब फोड़ा जाए, जो भारत है एक विक्टिम, तो भारत पे डाल देते हैं? देखिए, ये सीधा-सीधा आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि पाकिस्तान कभी भी ये तो नहीं एक्सेप्ट करेगा कि उसका जो एट्रोसिटीज़ हैं, उसकी वजह से बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं उसका एक बदला लेना चाह रहे हैं, या फिर इसलिए जवाबी वो हमला कह रहे हैं, क्योंकि इससे इंटरनेशनल लेवल पे जब वो ये बात पहुँचेगी, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान ही उल्टा कटघरे के बीच में खड़ा हुआ नज़र आएगा। सबको ये पता है कि भारत-पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, और कभी दोनों एक ही देश हुआ करते थे, हुआ लेकिन करते जब थे। बँटवारा हुआ, उसके बाद से ही पाकिस्तान ने हमेशा से जो है इंडिया की जो शांति है उसको भंग करने की कोशिश की, और कश्मीर को लेकर एक डिस्प्यूट क्रिएट करा, और कश्मीर को कब्जा कुछ हिस्सा कर लिया, और बाकी का जो कश्मीर भारत का हिस्सा है उस पर भी अपना दावा करता वो आ रहा है। तो आप ये बिल्कुल। देखेंगे कि उसके सामने एक बहुत ईज़ी टारगेट है, वो इंडिया है कि इंटरनेशनल लेवल पे वो रख दे, और कुछ भी अगर उसके अंदर हो रहा है और उसी की सरकार की गतिविधियों के चलते उससे देश में अगर अशांति फैल रही है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम लेके अपनी जो कमियाँ हैं, उनको वो छुपाने का काम करता है। आप खुद देखेंगे बलूचिस्तान आर्मी के जो लोग हैं, उन्होंने कभी क्या इस चीज़ का ज़िक्र करा कि उनको भारत से मदद मिली है? क्या पाकिस्तानी आर्मी के जो ये क्लेम करती है, पाकिस्तान जो सरकार क्लेम करती है, कभी कोई वो ऐसे ठोस सबूत सामने रख पाए हैं कि इंडियन आर्मी के जो वेपन्स हैं, वो बलूचिस्तान आर्मी से जो है रिकवर हुए हों? लेकिन जहाँ हम बिल्कुल। अगर इंडिया की बात करेंगे, भारत के अंदर कितने ही आतंकी हमले हुए, या अगर कारगिल युद्ध भी आप देख लीजिए, तो इंडिया ने वो सबूत इंटरनेशनल लेवल पे सबके सामने रखे हैं कि देखिए यहाँ पर पाकिस्तान का सीधा-सीधा इन्वॉल्वमेंट रहा है। मुंबई उन्होंने में तो जब बिल्कुल हुआ अपने था, सैनिक मानने से इनकार कर दिया था कि हमारे सैनिक ही यहाँ नहीं पे है। आप देखेंगे कि मुंबई में जो हमला हुआ था, अटैक हुआ उसमें था मुंबई। साहब अगर जिंदा नहीं पकड़ा जाता, तो पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी सरकार इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए ही राज़ी नहीं थी कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है। तो एक झूठा वो मुल्क है, और झूठी उनकी जो है सत्ता है, जो सिर्फ़ अपना मतलब देखती है। अपने में भी आप वो देखिए कि पूरे देश को साथ लेके नहीं चल पा रही है। सिंध के जो लोग हैं, वो अलग तरीके की परेशानियाँ झेल रहे हैं, और अलग तरीके की शिकायतें वो रखते हैं। बलूचिस्तान भी आप देखिए कि वो उनकी शिकायत एक अलग है, और वो सीधे-सीधे ये क्लेम करते हैं कि उनका पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है, और पाकिस्तान ने उन पर अवैध कब्ज़ा करा है, और वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच में भारत को पाकिस्तान हमेशा इसलिए घसीटता है, जिससे कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं न कहीं भारत के खिलाफ आरोप लगाकर वो एक सिम्पैथी गेन कर सके, और कश्मीर को लेकर एक दबाव क्रिएट कर सके भारत के ऊपर। लेकिन वो भी जो है उसकी सच्चाई भी मैं उसमें आ रहा हूँ सच्चाई ललित जी आपके पास। सामने है, और उसको लेकर भी जो है पाकिस्तान को सिम्पैथी कहीं से भी नहीं मिल रही है। इसलिए वो इस तरीके के उल-जलूल आरोप लगाता है। ललित जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, शेखर, मैं ये कहना चाह रहा था, अभिषेक जैसे कह रहे थे, यहाँ पे एक मतलब कल या परसों की बात है, एक बड़ी घटना हुई कि मुफ्ती शाह मीर एक हाँ शख्स है बिल्कुल। जो पाकिस्तानी हाँ स्कॉलर के तौर पे, वो उसकी बिल्कुल हत्या बिल्कुल। कर दी। और बिल्कुल, उसके आपने एक पहले क्या है खबर भी लिखी थी इस पर, विस्तार से बताया भी था। बिल्कुल। एकदम, जी। और उसी से जुड़ा हुआ एक ईरानी नाम का एक शख्स था जिसको भी मारा जा चुका है। ये कहा जाता है कि इन दोनों के बारे में, कि इन दोनों ने क्या था कि कुलभूषण जाधव का प्रकरण आप जानते ही हैं कि वो पाकिस्तान की जेल में बंद भी है, और उसको ये कहा जाता है कि उसकी किडनैपिंग में इन दोनों का हाथ था, और आईएसआई की मदद से, मतलब इन दोनों ने आईएसआई को मदद किया, और उसके जरिए चाबहार से वो किडनैप हुए। और बाद में ये साबित किया गया कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ ये मतलब एक खुफिया स्पाई है, इंडियन स्पाई है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था। तो निश्चित तौर पे अगर आप ये देखिए थोड़ा सा इस घटना का सीधे तौर पर इतनी बड़ी घटना से क्या कनेक्शन हो सकता है, उसको अभी इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस परिस्थिति में, जिस माहौल में ये चीज घटित हुई है, उसमें मुफ्ती शाह मीर के भी प्रकरण को और ईरानी वाले प्रकरण को जोड़ के देखा जा सकता है।
और जैसा कि अभिषेक ने कहा भी कि पाकिस्तान की फितरत है कि वो तो स्वाभाविक तौर पे किसी भी कमजोर व्यक्ति की का फितरत ही ये होता है कि वो दूसरे के ऊपर एलिज करे। लेकिन पाकिस्तान के आरोप में कोई दम इसलिए नहीं लग पाता कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो 1947 में देश को जब आजादी मिली, भारत को आजादी मिली, उनको भी आजादी मिली, और 47 के बाद 1965 में पहली लड़ाई, फुल फ्लेज्ड लड़ाई इंडिया के खिलाफ लड़ी। उसके बाद 1965 के बाद केवल 6 साल के अंदर 1971 में फिर पाकिस्तान इंडिया का वार हुआ, वजह बांग्लादेश का क्रिएशन हो गया। फिर 1999 में, यानी कि पाकिस्तान 3 मेजर लड़ाइयां जो है भारत के खिलाफ लड़ा, और जो छोटी छोटी जो चीजें हरकतें वो करता है वो तो करता ही रहता है, वो किसी से छिपी नहीं है। तो पाकिस्तान का अगर ये कहना है जो है कि इसमें कोई इंडियन एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उसको दुनिया पहले भी नहीं मानती थी और आज की भी डेट में उसको खारिज करती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो क्रेडेंशियल है वो बहुत वीक है। उसको ये मान के चला जाता है कि वो खैरात उनको मिलता है, वो IMF से मदद लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से मदद लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद लेते हैं, और वो सब मदद कहाँ खर्चा होता है, गल्फ कंट्री भी पहुंच जाते हैं मदद की दरकार लेके। जितनी भी आतंकी तंजीमें हैं जो कि POK से ऑपरेट हो रही हैं, चाहे उसके बाद आपका इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से ऑपरेट हो रही हैं, वहां पे वो प्रैक्टिस उनको करा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये खैरात के नाम पर जो लेने वाली जो रकम है उसका उपयोग अपने लिए नहीं करते। स्थिति यह है कि पाकिस्तान में आटा 3000 रुपया किलो बिक रहा है, पेट्रोल डीजल लोगों की पहुंच से बाहर है, नमक लोगों की पहुंच से बाहर है। तो पाकिस्तानी हुक्मरान अपना होल सोल जो उनका मोटो होता है वह किसी तरीके से है कि वह इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बलूचिस्तान में उनके खिलाफ एक संघर्ष चल रहा है, जिसको बलूची लिबरेशन आर्मी के लोग, जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, पाकिस्तानी सरकार उनको आतंकी मानती है, और वो BLA जो है अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। और आज की जो घटना घटी है वो उसको उसी कंटिन्यूएशन में आप उसको देख सकते हैं। ललित जी, मैं आपके पास ही दोबारा से आना चाहूंगा कि जो ऐसा जो मैंने पढ़ा है कि जो बलूचिस्तान का जो एरिया है वो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा है, जो उस प्रांत के अंतर्गत है, करीब 44% जो क्षेत्र है वो बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है। तो पाकिस्तान तो कभी ये चाहेगा ही नहीं कि हम बलूचिस्तान को आजाद कर दें, क्योंकि बलूचिस्तान अगर उसके हाथ से चले गया, क्योंकि बांग्लादेश तो पहले ही निकल चुका है, अब अगर बलूचिस्तान भी चले गया, कल के दिन POK भारत ले लेगा, तो पाकिस्तान का तो वजूद कुछ रहेगा नहीं। वो तो एक जिला, उसको देश घोषित करने से बेहतर तो यह है कि भी जिला ही घोषित कर दो। तो ऐसे में जब पाकिस्तान चाहेगा नहीं, और ये भारत और ये जो चाइना जो वहां पर ग्वादर पोर्ट वगैरह बना रहा है, तो आपको लगता है कि इसमें बलूचिस्तान के जो BLA है वो अपना मूवमेंट जारी रख पाएगी? क्योंकि अब तो चाइना का भी सपोर्ट उनको मिलने लग गया है, और उनको लगता ही है बलूचों को कि ये हमारे रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं और हमारा विकास नहीं कर रहे हैं। इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? इस पे रोशनी डालें। इसमें तो चाइना का एंगल भी बहुत बड़ा एंगल है कि बलूचिस्तान का पाकिस्तान से, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें चाइना का भी बहुत ही मेजर, चाइना का तो इकोनॉमिक पूरा इकोनॉमिक एंटिटी जो है वही जो है दांव पे लगी हुई है। चाइना तो कभी नहीं चाहेगा जो है कि उसके जो है हजारों करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं वो इस मूवमेंट की वजह से जो है बर्बाद हो जाए। तो चाइना का भी एंगल तो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए आप देखिए कि पाकिस्तान जो इतना उछलता है कूदता है वो किसके दम पे, उसको पता है जो है कि ठीक है हमको छींक भी आएगी तो दवा चाइना हमको दे देगा। वो इस हिसाब से, इस सोच के साथ चलते हैं। तो बलूचिस्तान में हालांकि चाइना का भी तो माइंड सेट चेंज हो रहा। भी पिछले दिनों जो वहां के विदेश मंत्री है उन्होंने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि हम आके साथ मिलके काम करें तो ज्यादा बेहतर है। यही चीज है कि आप सोचिए कि सामान्य तौर पे सामान्य बातचीत में नहीं होती है कि दो ताकतवर लोग अगर मिल गए और एक व्यक्ति जो किसी एक ताकतवर इंसान के साथ जो उछलता कूदता रहता है तो उसका क्या होगा। तो वो चीज तो होनी ही है कि लॉन्ग टर्म में चल करके अगर कोई भी वैश्विक स्तर पर अमेरिका जितना ज्यादा प्रेशर चाइना पे क्रिएट करेगा, चाइना के पास एक ऑप्शन होगा कि वो भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़े। और जब चाइना भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे कि भारत सरकार का ये एक प्रेशर भी होगा जो है कि वो पाकिस्तान की नकेल कसे। और पाकिस्तान की नकेल कसने का मतलब है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों में और ज्यादा बौखलाहट। तो पाकिस्तान की सरकार जब गिरेगी तो इस तरह के जो एलिमेंट जो BLA जैसे संगठन है या MQM जो सिंध वाला प्रोविंस है
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, जो इधर भी चलता है कराची वाले इलाके में पूरे, तो कहीं ना कहीं कि उनको भी एक ऑक्सीजन मिलेगा कि अगर बीएलए को थोड़ी बहुत कामयाबी मिलती है और कुछ वो कंक्लूसिव तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित एमक्यूएम जो अल्ताफ हुसैन वाली पार्टी है, वो उसको भी एक ऑक्सीजन मिलेगा कि वो पाकिस्तान की सरकार से अपनी, क्योंकि वो भी ये मान के चलते हैं भाई सिंध का जो कल्चर है वो पंजाब, जो आपका पंजाब है मतलब लाहौर वाला है, उस कल्चर से डिफरेंट है। तो और लाहौरी जो डोमिनेशन वो बहुत ज्यादा है, तो पीड़ा जो है वो बलूची लोगों की भी वही है जो कि सिंध की है। तो कहने का कि पाकिस्तान सरकार के साथ प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज कि फाटा वाला एरिया आप देखिए जो केपी के है, जहाँ पे इमरान खान जिस इलाके से आते हैं, तो वो अपने आप को कबीलाई संस्कृति है, वो अपने भी आप को अलग मानते हैं। तो कहने का था कि पाकिस्तान के सामने किसी एक संगठन के सामने झुकने का मतलब है कि आगे की राह जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत कठिन हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान की सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके से स्थिति इस तरह की बनी रहे कि जिसमें कोई भी संगठन अपने सिर को ना उठा पाए। और चूंकि अब चाइना का भी इंटरेस्ट, ग्वादर पोर्ट को लेकर के चाइना का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान को यह लगता है कि बलूची लिबरेशन आर्मी जो है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई में चाइना हमको मदद वैसे भी करेगा, क्योंकि उनका इकोनॉमिक स्टेक जो दांव पे लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पे इस समय क्या है कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन जो है शहबाज शरीफ सरकार के सामने आ गई है। अभिषेक जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आपका चाइनीज हो गए, आपका यूनाइटेड किंगडम हो गए, यूरोपियन संघ हो गए, आपका यूनाइटेड नेशन हो गया, ये जो बीएलए है इसको आतंकी संगठन मानती है। वहीं भारत का रुख इस तरफ कभी भी स्पष्ट नहीं रहा। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि भारत क्यों, मतलब बीएलओ को क्या सपोर्ट करता है, नहीं करता है, तो फिर वो आतंकी संगठन क्यों नहीं मानता उसको? वो सिर्फ एक विद्रोहियों की तौर पे देखता है जो अपनी आजादी के लिए, वह अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी रिसोर्सेस को बचाने के लिए वहां पर को पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ दो दो हाथ कर रही है। देखिए, भारत का अगर हम रोल की बात करेंगे तो भारत जो है क्यों और किस आधार पर जो है बीएलए को आतंकी संगठन मानेगा। ना तो बीएलए ने किसी प्रकार की कोई घटना ऐसी जो आतंकी घटना से इत्तेफाक रखती हो, भारत के खिलाफ उसने कभी ऐसी कोई घटना इस्तेमाल नहीं की है। पाकिस्तान के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं तो आप उसके लिए आप देखेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी के उल्टा आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगी बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ या बलूचिस्तान प्रांत के अंदर किस तरीके के जो दुर्दांत घटनाएं हैं पाकिस्तानी आर्मी द्वारा अंजाम दी गई हैं। तो उसी का एक रिटेलिएशन जो है, वो उस रिटेलिएशन को अंजाम देने के लिए या उस रिटेलिएशन का एक जो उत्तर है वो बलूचिस्तान ये लिबरेशन आर्मी के तौर पर जो है खड़ा हुआ एक संगठन है। तो वो एक जो है आप उसको आतंकी संगठन मतलब एक तीसरा देश क्यों और कैसे उसको घोषित कर सकता है, जबकि वो लोग जो बलूचिस्तानी लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हम पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं और जो आजादी का समय यानी जो ब्रिटिशर्स ने जो एक दर्जा दिया था बलूचिस्तान को अलग प्रांत का, अलग देश का, उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो वो तो आपको साफ-साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने उनके साथ गलत किया है और बल्कि उस पर जो है एक अवैध तौर पे कब्जा जमाया हुआ है। तो कोई भी अगर बंदिश में रहेगा या खुद को वो सोचेगा कि हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती करके हमें गुलाम की तरह बनाया गया है, बंधक बना के हम पे कब्जा किया गया है, तो जाहिर सी तौर पर बात है कि वो कहीं न कहीं एजिटेशन के तौर पर अपने आवाज को बुलंद करना चाहेगा और ये चाहेगा कि उसको फ्रीडम मिले। और आप खुद देखेंगे, अगर इतिहास देखेंगे भारत का भी, तो जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पर, जब उस समय पे पाकिस्तान और भारत भी एक थे, तो यहाँ पर भी कई तरीके के आंदोलन हुए, कई तरीके से आंदोलन को अंजाम दिया, कोई शांति के रास्ते तो किसी ने जो है विद्रोह किया। तो बिल्कुल उस समय पे अगर ब्रिटिशर्स किसी को आतंकी अगर बोलते हों, या आप अगर हमारे जो शहीद आज़म हैं भगत सिंह, आप सोचिए कि उनको जो फांसी की सजा सुनाई गई, तो ब्रिटिशर्स ने उनको क्या चार्ज लगाया था? लेकिन क्या वो उस चार्ज के हकदार थे? उन्होंने आवाज़ उठाई थी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक वैसे आप बलूचिस्तान के जो ये बीएलए है, उनके जो संगठन के लोग हैं, उनको आप समझ सकते हैं। उनका जो है एक तरीका है वो हिंसा का है। और वहीं बलूचिस्तान में जिनका उदाहरण ललित ने दिया था कि वो गांधीवादी जो है कदम पर उन्होंने शांति प्रिय तरीके से
प्रदर्शन करते हुए अपने बलूचिस्तान को आज़ाद कराने का एक प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने उनकी भी हत्या करवा दी थी। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, तो आप उसको या कोई और भी देश जो है वो कैसे उसको आतंकी संगठन की संज्ञा दे सकता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे बलूचिस्तान के मामले में, तो पाकिस्तान उसी तरीके से रोल प्ले कर रहा है जो कई सौ साल पहले अंग्रेजों ने आकर यहाँ पर अंजाम दिया था। तो इसलिए पाकिस्तान उनको अगर आज आतंकी संगठन की संज्ञा देता है, आतंकी कहता है, तो मुझे लगता है कि वो गलत संज्ञा है और पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा खुद को बचाने का प्रयास है अंतर्राष्ट्रीय समाज के सामने, जिससे कि उसकी जो गलत गतिविधि है अवैध कब्जा जमाने की, उस पर पर्दा डाला जा सके और वो बार-बार इस चीज को उठाए दुनिया के सामने कि देखिए एक आतंकी संगठन जो है वो विद्रोह कर रहा है, तो हम उस पर उसके खिलाफ जो है हम हिंसा का प्रयोग कर सकते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो आतंकी संगठन का उनको नाम दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी कमेंट के लिए मैं ललित जी के पास आऊंगा, फिर हम वाइंड अप करेंगे। ललित जी, हमेशा से ही जब भी इस तरह की कोई घटनाएं होती है तो तख्ता पलट की जरा आशंकाएं बढ़ जाती है। चाहे नवाज शरीफ कारगिल युद्ध के समय नवाज शरीफ के साथ देखा गया, और अभी क्या शाहबाज शरीफ जो सत्ता में है, तो क्या पाकिस्तानी आर्मी इस घटना को जरिया बना के शाहबाज शरीफ का तख्ता पलट कर सकती है? क्या इस तरह की अटकलें लगाई जा सकती है कि क्योंकि कभी भी बहुत बड़ी घटना होती है तो एक तरह से वो लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह की सरकार पर नाकामी थोप कर दोबारा से तख्ता पलट कर देगी क्या पाकिस्तानी आर्मी? देखिए शेखर, पाकिस्तान की तो पूरी मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री को आप देखिए तो पाकिस्तान की सेना वो पर्दे के पीछे तो रोल प्ले ही करती है। पर्दे पर आकर के 2 बार उन्होंने जनरल जियाउल हक ने और परवेज मुशर्रफ ने जब तख्ता पलट कर दिया। लेकिन उसके पहले क्या है कि चाहे सरकार सिविलियन सरकार कहने को है, लेकिन ये है कि बैक जो है वो पाकिस्तानी आर्मी की है। और अगर पाकिस्तानी आर्मी के लोग ही वहां पे टारगेट हो रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि पाकिस्तानी आर्मी के जो हुक्मरान है उनको सोचना पड़ेगा, उनके जनरल्स को सोचना पड़ेगा कि क्योंकि उनको ये पता है कि सिविलियन रोल बहुत ही ना के बराबर है। अल्टीमेटली जो रियल सेंस में जो सरकार है वो पाकिस्तान की सैन्य मतलब सेना ही कर रही है। तो सवाल है कि जब पाकिस्तान की सेना ही रूल कर रही है इन द रियल सेंस, तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उनको सोचना पड़ेगा जो है कि आखिरकार वो गलती कहाँ हो गई, वो खामी कहाँ रह गई कि इतनी बड़ी घटना घट गई। और अभी की स्थिति में देखिए, अगर बीएलए साफ साफ कह रहा है कि आप एयर स्ट्राइक अगर करते हो तो फिर हम सबको मार देंगे, मतलब है कि वो भी एकदम ये बांध करके चल चुके हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, नतीजा जो भी हो वो अलग बात है, लेकिन लड़ाई जो है आर पार की लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पे क्या है कि तख्ता पलट जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तो पाकिस्तानी सेना के सामने भी चुनौती सबसे बड़ी यही है कि वो किस तरीके से इस पूरे मतलब शर्मनाक वाली स्थिति जो बनी पड़ी है उससे बाहर निकले। क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तानी फौज के लोग ही ज्यादा टारगेट है, वो कह भी रहे हैं कि हमको मतलब सामान्य महिलाओं से बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, उनको रिलीज भी कर दिया। वो वही लोग हैं जिनका ताल्लुकात भी देखिए कि वो ताल्लुकात भी कहाँ से है, वो सारे पंजाब आ रहे थे, मतलब पेशावर, उसके पेशावर से पंजाब उनकी वापसी हो रही थी। तो इसका मतलब है कि आप जो एक हेट कह लीजिए या गुस्सा कह लीजिए वो कितना ज्यादा है। और ये सच चीज है कि चाहे बीएलए हो चाहे आपका एमक्यूएम हो, उन लोगों का ही मानना है कि भाई अल्टीमेटली पंजाबी डोमिनेंस अगर खत्म होता है तो स्थिति जो है थोड़ी बदलेगी। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा शहबाज शरीफ है वो भी लाहौर से ही आते हैं, मतलब पंजाब प्रोविंस से। तो इसका मतलब है कि इनको ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी स्थिति बनती है कि जिसमें पाकिस्तान अपने आप को महफूज रख सके, क्योंकि अभी तो चुनौती ये है कि वो बीएलए से कैसे निपटेगा। लेकिन जहां तक आप कूप की बात कर रहे हैं तो कूप अभी की स्थिति में तो ऐसा नहीं लगता कि वहां पे कूप हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कभी भी कुछ हो सकता है। और इसके बारे में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लोग भी शायद नहीं जानते होंगे, उनके जो टॉप पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं उनको भी नहीं पता होगा कि क्या हो सकता है। तो पाकिस्तान का तो सब कुछ हिसाब किताब भगवान भरोसे है। तो चलिए इसी के साथ हम वाइंड अप करेंगे। ललित जी, अभिषेक जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ बने रहे।
ऐसी ही ताजा तरीन और प्रमुख मुद्दों को देखने और सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द फेडरल देश। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू ललित जी, थैंक यू थैंक यू अभिषेक। शेखर, थैंक यू। थैंक यू।